नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ सुलग रही है। कहीं महाशक्तियों के बीच रणनीतिक चालें चली जा रही हैं, तो कहीं सत्ता की वापसी ने सियासी भूचाल ला दिया है, तो कहीं आस्था पर चोट है और सड़कों पर हिंसा ने आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अमेरिका की भारत को चीन को लेकर चेतावनी है। बांग्लादेश में सत्ता की नई दावेदारी और राजधानी ढाका में धमाका, मध्य पूर्व में युद्ध की परछाई और भारत अमेरिका के बीच कड़ा ट्रेड संदेश। आज की हर खबर वैश्विक राजनीति के बदलते नक्शे की गवाही दे रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लोबल फ्रंटलाइन। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका की भारत को चेतावनी, चीन दोहरी चाल चल रहा। एक तरफ दिल्ली से रिश्ते सुधारने की कोशिश, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार दे रहा। खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। ढाका एयरपोर्ट पर 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। लंदन में निर्वासित थे पीएम बनने के दावेदार। गड़करी बोले, हमास चीफ की मौत से पहले उनसे मिला था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में कहा गया। कुछ घंटे बाद इजरायल ने उनकी हत्या कर दी। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी भी खत्म हो। थाईलैंड ने कंबोडिया में भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ी। बुलडोजर में गिराई मूर्ति। भारत बोला, ऐसा काम ना करें, ये लोगों की आस्था है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाका, 1 की मौत। बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका। अब करेंगे विस्तार से चर्चा। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति को लेकर चेतावनी दी है। पेंटागन की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक तरफ भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2024 में भारत और चीन ने LAC पर बचे हुए टकराव वाले इलाके से पीछे हटने पर सहमति जताई है। हालांकि पेंटागन का आकलन है कि चीन का मकसद भारत के साथ रिश्तों को सामान्य करके उसे अमेरिका के और करीब ले जाने से रोकना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत चीन के बीच भरोसे की कमी अब भी बनी हुई है। दोनों के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद बड़ा मुद्दा है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता रहा है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। बीजिंग अरुणाचल के मुद्दे को ताइवान और साउथ चाइना सी के बराबर तवज्जो देता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी BNP के 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब हसीना सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले चलाए थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है। ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार दिखती नजर आ रही है। BNP की अध्यक्ष खालिदा जिया की उम्र 80 साल हो चुकी है और बहुत बीमार चल रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रहमान अगले PM के दावेदार हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया से उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही मुलाकात की थी। उन्होंने यह जानकारी हाल ही के एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान कही। गडकरी ने कहा कि साल 2024 में जब वे ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, तब उनकी मुलाकात हमास के बड़े नेता से हुई थी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसी नेता की हत्या कर दी गई है। हानिया 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजाशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान गए थे। यहाँ उनकी मिसाइल हमला करके हत्या कर दी गई। वह हमास का सबसे बड़ा चेहरा थे। भारत ने अमेरिका के सामने ट्रेड वार्ता में अपना आखिरी प्रस्ताव रख दिया। भारत चाहता है उस पर टैरिफ लगाए। कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है, उसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। दोनों देशों के बीच चल रही इस वार्ता ने नए साल में कोई ठोस फैसला निकालने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच एक व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर बातचीत चल रही है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल का कहना है कि समझौते पर जल्द सहमति बन सकती है। हालांकि उन्होंने कोई तय सीमा नहीं बताई। इस हफ्ते भारत और अमेरिका की व्यापार टीमों के बीच दिल्ली में बैठक हुई। बातचीत 2 मुद्दों पर हो रही है। पहला, एक बड़े और स्थायी व्यापार समझौते पर, और दूसरा अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को हटाने या कम करने के लिए।
एक फ्रेमवर्क समझौते पर। अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव मान लेता है, अगर अमेरिका भारत पर लगाया गया 50% टैक्स घटाकर 15% कर देता है और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनाल्टी हटा देता है, तो भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता होगा, जिससे वहां हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे और रोजगार के मौके भी मिलेंगे। भारत में डॉलर ज़्यादा आएगा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। भारत रूस से सस्ता तेल बिना डर के खरीद सकेगा। इससे पेट्रोल डीजल के दाम काबू में होंगे, दोनों देशों के रिश्ते और भी बेहतर होंगे और आगे बड़ा व्यापार समझौता होना तय है। अगर अमेरिका भारत का प्रस्ताव नहीं मानता है, अगर अमेरिका टैरिफ कम नहीं करता है तो पेनल्टी भी जारी रखता है, तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे रहेंगे, जिससे हमारी बिक्री घट सकती है। कुछ इंडस्ट्रीज पर दबाव पड़ेगा, मुनाफा घट सकता है और नौकरियों पर असर पड़ सकता है। रूस से तेल खरीदना महंगा या मुश्किल हो जाएगा, जिससे ईंधन के दाम बढ़ सकते हैं। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है और व्यापार समझौते में देरी हो सकती है। 25% टैरिफ रूसी तेल खरीदने की वजह से अमेरिका ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है। इसमें से 25% को वह रेसिप्रोकल जैसे को तैसा टैरिफ कहता है, जबकि 25% रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। अमेरिका का कहना है कि इससे रूस को यूक्रेन युद्ध जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत का कहना है यह पेनाल्टी गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। रूसी तेल की खरीद में गिरावट दर्ज हो सकती है। उम्मीद की यह वजह है कि जनवरी में आने वाले आंकड़ों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ी गिरावट दिख सकती है। नवंबर 21 में रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों में रोसनेफ्ट और लुकोइल पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हुए हैं। इसके बाद भारत का रूस से तेल आयात घटने लगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो दिसंबर में घटकर लगभग 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। आने वाले समय में यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया है, जिस पर ट्रंप प्रशासन ने कई बार सवाल भी उठाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर हो रहे हमलों को फंड दे रहा है। अब भारत की कोशिश है कि बचे हुए 25% टैरिफ को भी घटाकर 15% किया जाए, ताकि भारत को वही राहत मिले जो यूरोपीय यूनियन EU को मिल रही है। अगर टैरिफ इससे ज़्यादा रहा तो भारतीय निर्यातकों को दूसरे देशों के मुकाबले नुकसान होगा। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया पर अमेरिकी टैरिफ पहले 32% था, जिसे घटाकर 19% कर दिया गया है। भारत का साफ कहना है कि उसे भी समान स्तर मिलना चाहिए। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है, रूसी तेल पर लगी पेनाल्टी खत्म की जाए और कुल टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए। अब गेंद अमेरिकी के पाले में है और सबकी नज़र राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पर थाई सेना ने भगवान विष्णु की एक मूर्ति तोड़ दी। एशिया नेट न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक थाई सैनिकों ने बुलडोजर चलाकर मूर्ति को गिरा दिया था। घटना सोमवार 22 दिसंबर की बताई जा रही है। कंबोडिया ने इसे लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मूर्ति उसके इलाके में थी, जिसे थाईलैंड ने अवैध तरीके से गिरा दिया। मूर्ति की ऊंचाई 30 फीट बताई जा रही है। कंबोडिया के मंदिर में सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने कहा कि इस मूर्ति को 2014 में थाईलैंड की सीमा से करीब 100 मीटर दूर बनाया गया था। भारत ने मूर्ति तोड़ने की जाने की खबरों पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को धार्मिक प्रतीकों का अपमान दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावना को आहत करता है और ऐसे काम नहीं होने चाहिए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 6 महीने से प्रिय विहार मंदिर के इलाके को लेकर विवाद चल रहा है। जून में दोनों देशों के बीच जंग हुई थी। हालांकि ट्रंप की मध्यस्थता के बाद सीज फायर हो गया था, लेकिन दिसंबर में एक बार फिर विवाद भड़क गया है। अब तक संघर्ष में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से ज्यादा पलायन कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक माघ बाजार इलाके में बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बम ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक माघ बाजार इलाके में बदमाशों ने फ्लाईओवर से पेट्रोल बम फेंका, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना मंगलवार शाम करीब 7 की है। मृतक की पहचान सैफुल के रूप में हुई है। वह सड़क किनारे एक चाय की दुकान पर खड़ा था, तभी ऊपर से फेंका गया पेट्रोल बम उसके ऊपर गिर गया।
हातिरझील थाना पुलिस ने बताया कि धमाके में सैफुल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। आज की इन सभी खबरों ने एक बात साफ कर दी है, दुनिया केवल कूटनीति की भाषा नहीं बोल रही, बल्कि ताकत, आस्था और आर्थिक दबाव की राजनीति भी खुलकर सामने आ रही है। कहीं रिश्ते सुधारने के नाम पर दोहरी चाल है, तो कहीं लोकतंत्र के नाम पर सड़कों पर ताकत का प्रदर्शन, और कहीं आम नागरिक हिंसा की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहा है। सवाल यही है कि आने वाला वक्त टकराव बढ़ाएगा या संवाद की गुंजाइश निकलेगी। इन्हीं सवालों के साथ आज के ग्लोबल फ्रंटलाइन से हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।